हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को जय हिंद। मैं सत्येंद्र कुमार बुंदेलखंड झांसी में आपके अपने परिवार जीएस वाला के माध्यम से आपको सीडीपी पढ़ाने का एक प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा लेक्चर आपके लिए फायदेमंद होगा। बेटा, आज हम अपने लेक्चर में यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, जितने भी टेट एग्जाम हो गए उन सभी को शामिल करेंगे। और इन सभी टेट के एग्जाम में एक सीडीपी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। जैसे आप लोग चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, मनोविज्ञान, बहुत सारे 2-3 नामों से आप बोल देते हो। तो उसी सीडीपी के बारे में हम थोड़ा 10 से 15 मिनट के लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे, जहां मैं जीन पियाजे और वाइगॉस्की इन दोनों को तुलनात्मक रूप से इन दोनों के बीच में एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, उसको समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ये हमारी जो लेक्चर सीरीज बन रही है वो पार्ट्स में बना रहा हूँ, छोटे छोटे लेक्चर 10 से 15 मिनट के, कोई 5 मिनट का। पूरा विस्तार में जानेंगे तो उसमें 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है, इसलिए अभी मैंने छोटे छोटे वीडियो बना रखे हैं। तो आइए मुद्दे पर आते हैं कि क्या जीन पियाजे और लेव वाइगॉत्स्की का कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो तुलनात्मक रूप में आपके सी टेट में, यूपी टेट में पूछा जाता है। तो जी हाँ, इसका आंसर है हाँ। देखिए बच्चों, जीन पियाजे जो थे उन्होंने अपनी दूसरी अवस्था, और दूसरी अवस्था का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस दूसरी अवस्था में जीन पियाजे ने एक शब्द प्रयोग किया था इस अवस्था में, और उस शब्द का नाम है अहम केंद्रता। ध्यान रखिएगा, अहम केंद्रता, या इसे हम लोग आत्म केंद्रता के नाम से जानते हैं। इसका इंग्लिश में नाम है ईगोसेंट्रिज्म। क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अहम केंद्रता या आत्म केंद्रता, ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि ये शब्द हमें ये बताना चाह रहा है कि सेंटर में, केंद्र में है बालक, और बालक की जो भी एक्टिविटी होगी, बालक जो करेगा उसको लगे कि यही चीज सही है, और सामने वाले की बात को वो नजरअंदाज कर दे, या वो जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो कर रहा है, जैसे वो गोल गोल घूमेगा तो उसको लगे कि बालक छोटा है, गोल गोल घूम रहा है, तो सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी भी उसके साथ गोल गोल घूमेंगे। या जो वो बोलेगा वो दूसरे की बात को नहीं, अपनी ही बात को सही समझने का प्रयास करेगा। हो सकता उसको ये लगे, बालक को अहम केंद्रता में, कि बालक बोल रहा है तो उसका जो गुड्डा गुड़िया जो है उसके साथ है वो भी वैसा ही बोलने का प्रयास करेंगे। यानी कि एक ऐसी भाषा अहम केंद्रता कहलाती है, या यह एक ऐसा शब्द है जहां बालक सेंटर में होता है, और बालक के द्वारा जो भी क्रिया एक्टिविटी होगी वही सही है। वो सामने वाले की बातों को नज़रअंदाज, उसकी भाषा को नज़रअंदाज करता है और अपनी ही भाषा को या अपनी ही क्रिया को सही समझता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे वो गोल गोल घूमे तो उसको लगे चंद्रमा, सूरज, चांद, सितारे भी गोल गोल घूम रहे हैं। वो कोई काम करेगा तो उसको लगेगा कि ये गुड्डा जो है वो भी उसी तरीके से करेगा। यानी कि वो दूसरे सामने वाले व्यक्ति की भाषा को नजरअंदाज करता है। इसलिए इसको ईगोसेंट्रिज्म के साथ साथ ईगोसेंट्रिक भाषा भी कहते हैं। इसी अवस्था में होता है। लेकिन जब बच्चा इस अवस्था से बाहर निकलता है, वो तीसरी अवस्था में पहुंचेगा पियाजे की, तो वो क्या करता है, उसके अंदर अहम केंद्रता का गुण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, और वो सामने वाले अपने राजू भैया, पप्पू भैया की बातों को, उनकी भाषा को, उनके विचारों को ध्यान से सुनेगा और उन पे अमल भी करने की कोशिश करेगा। ये धीरे धीरे ईगोसेंट्रिज्म का गुण तीसरी अवस्था में समाप्त होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। हुआ क्या कि पियाजे साहब के बारे में एक कथन बोलना चाहूंगा। कुछ बच्चों को उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। अब पियाजे उनकी भाषा चेक करना चाह रहे थे कि लैंग्वेज पर ये लोग आपस में क्या करेंगे। तो क्या हुआ कि जब उनको एक कमरे में बंद कर दिया बच्चों को, तो सारे के सारे बच्चे अपने आप की बात, दूसरे वाले की बात, दूसरा कुछ बोल रहा है कि भाई ऐसा करो, नहीं,
बच्चा बोला नहीं नहीं ऐसा ऐसा ऐसा, अपने आप में ही लगे हैं, दूसरे वाले की भाषा को नहीं सुन रहे हैं, वो मतलब अपने आप में मैं ही सही हूँ। यही उनको संक्षेप में समझिएगा ईगो सेंट्रिज्म या अहम केंद्रिता है। जबकि बेटा एक मनोवैज्ञानिक हैं रूस के, उनका नाम है लेव वाइगोस्की। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है, उस शब्द का नाम है निजी भाषा, जिसे हम लोग प्राइवेट स्पीच के नाम से जानते हैं या प्राइवेट टॉक के नाम से जानते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, निजी यानी कि प्राइवेट टॉक यानी कि अपने आप से बात करना। ये दोनों शब्द आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और अंतर समझिएगा दोनों में कहाँ पर होगा। वाइगोस्की की निजी भाषा प्राइवेट टॉक, निजी भाषा का अर्थ ये है निजी वाक का कि यहाँ जैसे मैं एग्जाम्पल समझिएगा कि मैं छोटा बालक हूँ और पापा ने मुझे एक ट्रेन ला के दी थी पटरी वाली। अब क्या हुआ कि ट्रेन की कुछ पटरी खराब हो चुकी, वो या टूट गई, तो मैं छोटा बालक उस पटरी को कैसे जोड़ना है मन में अपने आप से बोल रहा हूँ, अरे भाई इसको, कभी को आप देखते हो ना अपने आप से बात करते हो, अपने आप से बात कर रहे हो, इसको इसको ऐसे लगा दो। यानी कि निजी भाषा या प्राइवेट टॉक या प्राइवेट स्पीच वो शब्द है जहां बालक अपने आप से बात करेगा और अपने आप से बात करते हुए स्वयं को गाइड या निर्देशित करता है या इस काम को इस तरीके से अंजाम दिया जाए। कहने का अर्थ ये है, जब ये क्वेश्चन आएगा तो वो स्पष्ट इंडिकेट करेगा वाइगोस्की के बारे में कि एक बालक स्वयं से बात करता हुआ, या वो ये भी नहीं बोलेगा, वो ये बोलेगा एक बालक जो है अपने कार्य को इस तरीके से कर रहा है कि वो अपने कार्य या व्यवहार को निर्देशित, डायरेक्टेड या गाइड करने की कोशिश कर रहा है अपने आप को। जबकि पियाजे स्पष्ट बोलेगा कि बालक सेंटर में है, सब वो घूम रहा है तो पूरी दुनिया उस बच्चे के आसपास घूम रही है, वही सही है दूसरों की बातों को नज़रअंदाज। ये प्याजे वाली चीज़ हो जाती है। एक बात और समझिएगा, किसकी बोल रहा हूँ मैं, वाइगोस्की की। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लेता हूँ कि राम नाम का एक बालक है, प्रेस कर रहा था, घर पे इस्त्री कर रहा था, कपड़े धुल गए, कपड़े गंदे थे, दाग गंदे थे तो सही करना पड़ेंगे, कपड़े धो दिए, अब उसको प्रेस करना है उसकी। तो बालक प्रेस करते करते गाना गुनगुनाते उसके दिमाग में कोई चीज चल रही थी कि इस काम को ऐसे करना है। तो उसके दिमाग में ये चीज चल रही थी, अरे यार अपने आप से लगा हुआ बात कर रहा, अरे इस काम को इस तरीके से करना चाहिए। यानी कि अपने को इंडिकेट, अपने को डायरेक्ट, अपने आप को दिशा, अपने आप को निर्देशित करना, ठीक है, कमांड देना, निर्देशित देना, निर्देश देना, इसको इस तरीके से किया जाए। ये शब्द जो मैंने बोले हैं वो लेव वाइगोस्की से संबंधित है। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों शब्द आपको समझ में आए होंगे। एक साइड जीन पियाजे, जबकि दूसरी साइड आपके कौन है, आपकी जीन पियाजे, दूसरी साइड आपके लेव वाइगोस्की। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, मैंने लेक्चर बना रखे हैं, जल्दी ही और लेक्चर भी आपको मिलेंगे। तो जीएस वाला में मैं सत्येंद्र कुमार सीडीपी के साथ साथ करंट अफेयर और हिस्ट्री प्रैक्टिस आप लोगों को पढ़ाने का एक प्रयास कर रहा हूं। इस प्रयास में मेरी आप मदद कीजिए। हमारे चैनल कुछ नहीं करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, सब बोलते हैं तो वही चीज़ मैं ही बोल रहा हूँ। और इतना है कि अगर आपको वीडियो सही लगेगा तो आप करेंगे, और खुश रहिए, मस्त रहिए, सत्ता का नशा करिए। सत्ता का नशा, ये सत्ता का नशा यानी कि अपने लक्ष्य का नशा। जिसको लक्ष्य का नशा चढ़ गया कि मुझे बनना ही है मास्टर, मुझे बनना ही है आईपीएस, यानी कि उद्देश्य का नशा होना चाहिए। उद्देश्य जिसके पास आ गया तो सुबह 5 बजे उठकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लग जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। जल्दी मिलते हैं, थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र। आप सभी का सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वर्तमान में आपको पता होगा 31 जनवरी को सीटेट का एग्जाम है, अगर आप सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो या बिहार टेट रीट एग्जाम देना चाहते हो, किसी भी स्टेट के हो, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए
कम समय में साइकोलॉजी का एक टॉपिक, एक विचारक को कवर करने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम में यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान से पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिए ताकि मैं जो कुछ भी बोलूं उसके प्रॉपर नोट्स बनते रहें। मैं हर बार एक बात रिपीट करता हूं कि आप पेन और पेपर जरूर लेके बैठें, क्योंकि हम लेक्चर सुनते हैं ऑडियो वीडियो विजुअल फॉर्म में, तो वो कुछ दिनों बाद चीज हमारे माइंड से खत्म हो जाती है। तो उसको देर तक स्टोर करने के लिए अगर उसके नोट्स बनते रहेंगे तो वो चीजें जो होती हैं हमारे लॉन्ग टर्म के लिए काफी समय तक हमारे स्कीमा मेंटल में स्टोर हो जाती है। तो आइए आज को लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग आप मनोविज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे। जिस विचारक की हम लोग बात कर रहे हैं उनका नाम है जेरोम ब्रूनर। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जेरोम ब्रूनर। ठीक है, अब पहला पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। जेरोम ब्रूनर जो कि एक संज्ञानवादी विचारधारा के हैं, क्योंकि संज्ञानवादी विचारधारा के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आपने देखे होंगे, जिसमें से सबसे प्रथम जो आपको नाम याद आ रहा होगा जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की का भी नाम आता है, और तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें कि आज का टॉपिक हमारा किस पे, जेरोम ब्रूनर का है। ये भी संज्ञानवादी विचारधारा के थे, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ अंतर है। ध्यान से समझेंगे। जहां पर लेव वाइगोत्स्की बोलते हैं कि समाज के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से वो अपने संज्ञान का निर्माण करेगा। यानी कि वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन उसको किसी न किसी समाज में लोगों के द्वारा, इंटरेक्शन के द्वारा वो अपने ज्ञान को निर्माण करेगा। जबकि जीन पियाजे थे वो स्पष्ट बोलते हैं कि वो अपने संज्ञान का निर्माण, अपने कॉग्निटिव, अपने संज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करेगा। उसको छोड़ दो फ्री, वो तोड़ मोड़ के, जोड़ मरोड़ के आपका ब्लॉक क्यूब तैयार कर देगा। वो इंडिपेंडेंट रहने दो। इसीलिए पियाजे ने जो छोटे बच्चे हैं उनको नन्ना वैज्ञानिक की संज्ञा दी थी। ठीक है, वो जोड़ मोड़ के उसको निर्मित कर देंगे। ठीक है, इतनी बात रही। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट पर। ब्रूनर को ध्यान में रखेंगे, आधुनिक संज्ञानवाद का जनक माना जाता है। वर्तमान में संज्ञानवाद का या आधुनिक संज्ञानवाद का जनक जेरोम ब्रूनर को माना जाता है। इतनी बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं। इसके सिद्धांत को हम लोग निर्मितवाद का सिद्धांत या कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत या खोज निर्माण का सिद्धांत या अन्वेषण का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे डिस्कवरी लर्निंग मेथड। कहने का अर्थ यह है, डिस्कवरी का अर्थ होता है खोज। ये उसी तरीके की बात हो गई। बालक कुछ भी सीखेगा, उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दो, वो अपने ज्ञान, संज्ञान का निर्माण, अपने लॉजिक का किसी टास्क को खुद कंप्लीट कर देगा, क्योंकि वो भी एक नन्हे वैज्ञानिक की तरह ही सोचते हैं, जैसा पियाजे ने बोला है। आपका ध्यान रखिएगा, वो नॉलेज को या कॉग्निटिव को खुद कंस्ट्रक्ट कर देंगे डिस्कवरी के द्वारा, खोज के द्वारा, अन्वेषण के द्वारा। अब इतनी बात हो गई। अब वो अपने ज्ञान को खुद निर्मित कर देंगे। तो यहां से एक बात आती है आपकी निर्मितवाद। निर्मित का अर्थ होता है कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नहीं, नॉलेज का कंस्ट्रक्शन। किसके द्वारा? बालक के द्वारा। और बालक को क्या करना है? हम लोग को खुला छोड़ देना है। वो ज्ञान को निर्मित, कंस्ट्रक्ट, निर्मित कर देगा अपने आधार पर, अपने अकॉर्डिंग आपका। ठीक है, इतनी बात हो गई है। और इस भौतिक वातावरण में वो नॉलेज क्रिएट करता है। इतनी बात हो गई। ये बेसिक बात है जो आपको जानना चाहिए। इतनी बात हो गई। देखिएगा, जेरोम ब्रूनर ने अपनी 2 बुक लिखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन और रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन नामक 2 पुस्तक हैं ब्रूनर साहब की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 4 या 5 साल हुए हैं ये स्वर्ग को ये ऊपर पलायन, मतलब कि इनकी डेथ को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ध्यान रखेंगे। इतनी बात हो गई आपकी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आपने लेव वाइगोत्स्की सुने हैं कि लेव वाइगोत्स्की ने स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग किया था और उस पर विस्तृत व्याख्या दी। ठीक है, तो यहां पर स्कैफोल्डिंग के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम स्कैफोल्डिंग, जैसे हिंदी में ढांचा, पाड़ा या पाड़ या सीढ़ी या मचान या सहायता के नाम से जानते हैं,
जो कि अल्पकालीन सहायता होती है, इस शब्द को, स्कैफ फोल्डिंग शब्द को सबसे पहले किसी ने यूज किया, या सबसे पहले ये शब्द किसने दिया, तो जेरोम ब्रूनर साहब का नाम आएगा। लेकिन स्कैफ फोल्डिंग को, जैसे हिंदी में ढांचा, पाड़ा, सीढ़ी, मचान, सहायता के नाम से जानते हैं, इस पर विस्तृत व्याख्या लेव वाइगोस्की ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने, ठीक है। अब एक चीज समझ लेते हैं कि स्कैफोल्डिंग होती क्या है। बच्चों, स्कैफोल्डिंग जैसे ढांचा, पाड़ा, सहायता, सीढ़ी, मचान, इतने नामों से जानते हैं, असिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। समझते क्या होता है। जैसे बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, वो गिरता जाता है और फिर उठता है, फिर चलाता है। ऊपर से पीछे से मम्मी पापा आए और उसको थोड़ा सा साइकिल चलाने में सपोर्ट सिस्टम दें और बालक आगे बढ़ जाए, तो जो शॉर्ट टर्म की जो अस्थायी सहायता दी है हमने, वो कहलाती है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। या मैं ये बोलूं कि आप छज्जे पर पतंग उड़ाना था, लेकिन छज्जे पे छत पे नहीं पड़ पा रहे हैं, आपके मम्मी पापा या पड़ोसी आके उस उधर पे एक सीढ़ी रख देते हैं, तो वो जो सीढ़ी है, जो सहायता है, थोड़े टाइम को दी गई है, तो वो क्या कहलाएगी, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका स्कैफोल्डिंग, जो हम लोग को परमानेंट सहायता नहीं देनी, कुछ समय के लिए देनी है। और किसने इंट्रोड्यूस किया ये शब्द, जेरोम ब्रूनर ने, लेकिन विस्तृत व्याख्या की आपकी लेव वाइगोस्की ने। इतनी बात हो गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ब्रूनर साहब हैं, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रतिनिधित्व, इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव। क्या होता है, कोई भी बालक या आप और हम, जो उनके पास पुराने अनुभव हैं पास्ट के, और जो वर्तमान के हैं, तो जो पुराने और वर्तमान के जो अनुभव हैं, उसके आधार पर हम आने वाले भविष्य में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या जो पुराने और वर्तमान के जो अनुभव है, उनके आधार पर जो लर्निंग होगी, उस लर्निंग को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिनिधित्व। और यही जो प्रतिनिधित्व है ना, किस तरीके से इंसान प्रतिनिधित्व करेगा, या मैं ये बोलूं कि इंसान 3 तरीके से प्रतिनिधित्व करता है, या मैं ये बोलूं कि जो आपके जेरोम ब्रूनर हैं, लर्निंग को 3 प्रकार से परिभाषित करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपका वो सीखेगा, जो लर्निंग का जो निर्माण होगा, ब्रूनर के अकॉर्डिंग उधर पे 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, जबकि आपकी ध्यान में रखिएगा प्याजे की 4 स्टेप बताए गए थे। कौन कौन सी स्टेजेस जो होती हैं, जेरोम ब्रूनर की हैं, उसको आप नोट करेंगे। 3 अवस्थाएं बताई हैं, 3 अवस्थाओं में व्यक्ति या बालक अपने आप को रिप्रेजेंट करता है इतने इतने समय के बीच में। तो ध्यान से नोट करिए। पहली अवस्था है इनएक्टिव स्टेज, INACTIVE, इनएक्टिव। इनएक्टिव को बोलते हैं क्रिया निर्माण या क्रियाशील या गामक अवस्था। इसका समय है 0 से 18 माह या 0 से 2 वर्ष, मुख्यतः 18 माह तक आती है, या जन्म से 18 माह। तो ध्यान रखिएगा, पहली अवस्था अपन ने बोली इनएक्टिव या क्रिया निर्माण या गामक वाली अवस्था या इंद्रियों वाली अवस्था। यानी कि मैंने आपको एक चीज बताने वाला हूं कि इस समय 0 से 2 वर्ष में या 18 माह में बच्चा वही गामक क्रिया करता है, या शरीर के द्वारा कुछ चीज सीखने करता है, दौड़ता है, भागता है, अंगूठा चूसता है, वही उसी टाइप की क्रियाएं होंगी जो जीन पियाजे ने पहली अवस्था में बताई थी। ध्यान रखिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी गामक की संवेदी गामक अवस्था थी ना, वो मिलती जुलती है किससे, ब्रूनर की पहली अवस्था से। यहां पर अंगूठा चूसना, दौड़ना, भागना, राइडिंग करना, यानी कि शरीर की फिजिकल एक्टिविटी और ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से यहाँ पर वो एक्टिव क्रिया करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन करेगा। रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका कमरा लाइट बंद है और बच्चा सो रहा है, एकदम से लाइट चालू करे तो वो ऐसे से चौंक, वो आंखों वो करता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया वाली एक्टिविटी करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे आप क्या करते हो, आप उसको हाथ ले जाओ उसके पास, बालक के पास, तो वो क्या करता है, फिंगर को बंद कर लेता है। तो आप बोलते हो या नोट रख दो, तो वो ऐसे कर लेता है। आपने नोट रखा, पैसा रखा, तो वो बंद कर लेता है। तो आप बोलते हो बच्चा तो जन्म से ही वो है। इसका अर्थ ये है कि आप
ने कुछ किया तो उसकी वो प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। ये वही चीज हो गई रिफ्लेक्स एक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे कैंडल के पास आप फिंगर ले जाओ तो एकदम से आप हाथ पीछे करोगे, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया जैसे एक्शन भी इसी स्टेज से आपका संबंधित है। गामक क्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। इतनी बात हो गई। अब हम लोग सेकेंड स्टेज पे आते हैं। इसका समय ध्यान में रखिएगा 2 से 6 या 7 वर्ष तक देखा जाता है। हाँ, पहली ध्यान में रखिएगा, पहली को हम लोग मूर्त अवस्था भी कह देते हैं। पहली वाली जो अपन ने लिखी ना, उसको मूर्ति भी बोल सकते हैं, कॉन्क्रीट। चलिए अब सेकंड को नोट करते हैं। सेकंड है आपकी पिक्टोरियल। पिक्टोरियल या इमेज वाली अवस्था, ध्यान से रखेंगे। पिक्टोरियल या इमेज या छाया की अवस्था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका समय है 2 से 7 वर्ष। यानी कि इस स्टेज में बालक जो भी संज्ञान, जो भी नॉलेज वो सीखेगा, वो जो सीखता है वो किताबों में चित्रों के माध्यम से, चित्र यानी कि पहाड़, नदियां, पठार, कुछ इमेज के माध्यम से, किसी की पिक्चर के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, सेकंड स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे पिक्टोरियल के नाम से जानते हैं, छाया की अवस्था जानते हैं, प्रतिबिंब की अवस्था जानते हैं, जहां पर बालक इमेजों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से सीखने की कोशिश करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड स्टेज। हो गया। चलिए अब थर्ड स्टेज पे आते हैं। कितना समय होना चाहिए? 7 वर्ष से अधिक। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंबॉलिक स्टेज, हिंदी में संकेत की अवस्था। ठीक है, ये हेडिंग हो गई सिंबॉलिक स्टेज, या इसको हम लोग एब्स्ट्रक्ट अवस्था भी कहते हैं। एब्स्ट्रक्ट का अर्थ होता है अमूर्त, यानी कि यहां पर बालक जो चीज नहीं दिखती उस पर भी सोचने की कोशिश करता है, जो नहीं दिखता उसको देखने की कोशिश करता है, वही तो अमूर्त चिंतन कहलाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये लास्ट स्टेज जो है, तीसरी वाली, 7 वर्ष से आगे की ओर है, तो ये किशोर अवस्था तक भी जाएगी और आगे तक भी जा सकती है। और किशोर अवस्था में ही अमूर्त चिंतन का विकास होता है। इसलिए हम लोग इस स्टेज को सिंबॉलिक यानी कि संकेत और अमूर्त अवस्था भी कहते हैं, और समय ग्रेटर देन 7 ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस स्टेज में बालक अमूर्त चिंतन करता है, सिंबल के माध्यम से सीखता है। सिंबल यानी कि संकेत। अब एक बात बताओ, भाषा यानी कि लैंग्वेज, लैंग्वेज भी तो संकेतों पर आधारित होती है। यानी कि इस स्टेज में बालक लैंग्वेज के माध्यम से सीखेगा, क्योंकि भाषा भी एक संकेत का ही रूप है। ध्यान रखेंगे, यही ध्यान में रखना है कि थर्ड स्टेज में मुख्यतः बालक भाषा को संकेतों के माध्यम के रूप में सीखता है, भाषा के माध्यम से सीखता है इस स्टेज में। तो ये कुछ स्टेजेज मैंने आपके साथ शेयर की कि फर्स्ट स्टेज में कैसे सीख रहा है, सेकंड स्टेज में कैसे सीख रहा है, थर्ड स्टेज में कैसे सीख रहा है। और एक बात नोट ध्यान रखिएगा, प्याजे साहब जो थे ना, वो एक बात बोलते थे कि किसी व्यक्ति या बच्चे का संज्ञान का विकास इस समय इतना होगा, उसके बाद के समय में इतना होगा, उसके और आगे समय में इतना होगा। यानी कि बालक का जो संज्ञान है असतत होगा, या कुछ लेवल में इतना होगा, फिर अगले लेवल में इतना होगा, फिर और अगले लेवल में जब उसकी उम्र बढ़ जाएगी तो और ज्यादा होगा। यानी कि असतत विकास होगा। जबकि ब्रूनर साहब बोलते हैं कि जो विकास है वो रुकता नहीं है, सतत रूप में, कंटिन्यूअस रूप में आपका लगातार चलता रहता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जेरोम ब्रूनर से संबंधित जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, जो मैंने आपको कम समय में जो जानकारी देने की कोशिश करी है, चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो, यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, किसी भी स्टेट टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा लेक्चर। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आशा करते हैं आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। आपको जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं अवश्य करें आप लोग। ठीक है, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त सतेंद्र
मेरे YouTube चैनल का नाम सतेंद्र GS एकेडमी है, जहां पर मैं आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज से संबंधित GS GK, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ शिक्षण भर्ती जो होती है वहाँ पर EVS, पर्यावरण जो GS GK है, और इसके साथ साथ बाल मनोविज्ञान जो आज का लेक्चर शेयर किया, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक प्रयास है। और मूल विधि पे भी मैंने कुछ लेक्चर अपलोड किए अपने YouTube चैनल पर, तो एक बार जाके जरूर देखिए प्लेलिस्ट में चैनल पर कि मैंने कौन कौन से वीडियो बनाए हैं। अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, एक प्रयास है आप लोगों के लिए, धीरे धीरे लेक्चर अपलोड होते रहेंगे। बस आपका सपोर्ट और आपका साथ की आवश्यकता है, जो मुझे मोटिवेट करेगा। आप मोटिवेट अगर मुझे करेंगे तो मैं और बेहतर करूंगा। जल्दी मिलता हूं, आपका दोस्त सतेंद्र। थैंक यू, बाय। हेलो एवरीवन, दिस इज सतेंद्र। मैं सतेंद्र आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल सतेंद्र GS एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 31 जनवरी को आपका CTET का एग्जाम होना है। तो इसी CTET को 31 जनवरी 2021 को आपका जो एग्जाम होना है, उसी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए कि आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के एक मनोविज्ञान है, उससे रिलेटेड उनके जो भी विचारधाराएं हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे कम शब्दों में और क्वेश्चंस के माध्यम से। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आप इस मनोविज्ञान का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप एग्जाम में सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड पर मैं आपको दिखा रहा हूं CTET 31 जनवरी बाल मनोविज्ञान, और जिस भी मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक थिंकर की बात कर रहे हैं, उसका नाम है कोहलबर्ग। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कहां पे क्या करना है। देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है एक बच्चा तर्क करता है कि आप यह मेरे लिए करें। एक बच्चा तर्क करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बच्चा बोल रहा है आप मेरे लिए यह कर दो, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा। यानी कि ये तो वही बात हो गई, टिट फॉर टैट वाली बात हो गई। तुम मेरा ये काम कर देना, मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। यह कोहलबर्ग का नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। ध्यान से सुनिएगा, वो ये बोल रहा है आगे, यह कोहलबर्ग की किस नैतिक तर्कणा में किस स्टेज में शामिल किया गया है। सिंपल सी ये क्वेश्चन है। पहली बात तो ध्यान में रखेंगे कि कोहलबर्ग साहब जो थे वो US के थे। उन्होंने अपना सिद्धांत जो दिया था वो मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड था, नैतिकता का सिद्धांत था, या इनके सिद्धांत को नैतिकता चरित्रता का सिद्धांत कहते हैं। और ये अपने प्रश्न में बोल रहे हैं कि एक बच्चा तर्क करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, तुम मेरे लिए वो कर देना। तो ये कोहलबर्ग की नैतिक तर्कणा में किस स्टेज से संबंधित है। अब ऑप्शन देखिएगा ध्यान से। पहला ऑप्शन स्टूडेंट बोल रहा है वो कि सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण। सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रख के चलेंगे। अभिमुखीकरण का अर्थ होता है ओरिएंटेशन। ठीक है, पहला ऑप्शन बोला है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। ये पहला ऑप्शन है। अब दूसरा देखिएगा, दंड और आज्ञा पालन। दूसरा ऑप्शन है दंड और आज्ञा पालन। देखो, दंड और आज्ञा पालन है, कहीं ना कहीं अगर लॉजिक लगाओगे, वो तो मेरा काम कर रहा है, मैं उसका काम कर रहा हूं, तो दंड की तो बात ही नहीं है, यानी कि लॉजिक लगाइए। तीसरा क्या बोल रहा है? अच्छा बालक और अच्छी लड़की, ये आपने सुना होगा, गुड बॉय और गुड गर्ल। और चौथा बोल रहा है सामाजिक अनुबंधन। ठीक है, ये इनके ऑप्शन है। अगर आपने कोहलबर्ग को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो उन्होंने जो अपना नैतिकता का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, उस मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को हम लोग समझते हैं। अगर इन चार ऑप्शन को देखें तो इसका आंसर सामाजिक अनुबंधन तो होगा ही नहीं, क्योंकि सामाजिक अनुबंधन या व्यक्तिगत विरोध कोहलबर्ग की थर्ड लेवल से संबंधित है। आगे बताता हूं मैं। और अच्छा बालक
गुड बॉय, गुड गर्ल, वो तो समाज में बन रहे हैं कि वो अच्छा होमवर्क कर रहा है कि उसको तारीफ मिलेगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तारीफ की बात नहीं कर रहा है, वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि तुम मुझे ये दे देना, तुम मेरा ये काम कर देना, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा। यानी कि सी ऑप्शन भी अच्छा बालक और अच्छा बालिका नहीं होगा, क्योंकि ये आपका सेकंड लेवल से संबंधित है। अब देखिएगा, दंड और आज्ञा पालन। क्वेश्चन में कहीं आपको लग रहा है कि दंड और आज्ञा पालन की बात करी गई है? नहीं, यानी कि आपका दंड और आज्ञा पालन भी नहीं होगा। यानी कि इसका ऑप्शन ए होगा सहायक उद्देश्य अभिकरण। सहायक उद्देश्य अभिकरण या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। जब कभी कभार आपको हिंदी के शब्द कठिन लगे तो इंग्लिश वहां पर क्वेश्चन पेपर में जरूर देखें सामने, ताकि चीजें आसान हो सकती हैं। क्योंकि हिंदी का शब्द एक ही तरीके से 10 प्रकार से रूपांतरण हो जाता है, लेकिन इंग्लिश का वर्ड चेंज नहीं होता। और समय की एक जरूरत है कि इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आना चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इंग्लिश बोलने लगो, लेकिन थोड़ी सी जानकारी आप रखेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगी। तो आइए इसके क्वेश्चन को, एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते तो और अच्छा रहता। अब थोड़ा सा कोहलबर्ग के ऊपर बात करते हैं। देखिएगा, जो कोहलबर्ग महोदय थे, उन्होंने अपना नैतिकता चरित्रता या मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी। वो यूएस के रहने वाले थे। उन्होंने अपने जितने भी नैतिकता के प्रयोग किए ना, वो महिलाओं पर नहीं किए थे। सीटेट वाले ध्यान दें, जितने भी लोगों पर उन्होंने नैतिकता का टेस्ट किया, महिलाओं पर नहीं किया। सभी के सभी, सारे के सारे टेस्ट पुरुषों पर किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म बोला है मैंने। और यहां पर उन्होंने अपने सिद्धांत में एक शब्द दिया था जिसका नाम था हाइंज स्टोरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसने या हाइंज स्टोरी किस थ्योरी से संबंधित है। तो ध्यान में रखना है, कोहलबर्ग के नैतिक चरित्रता विकास के सिद्धांत से संबंधित। और हाइंज कौन है? हाइंज एक पुरुष है जो यूएस में रहता था। इसकी नैतिकता का परीक्षण किया किसने? कोहलबर्ग ने। हुआ ये कि हाइंज जो था, उसकी वाइफ एक बार बीमार पड़ती है। अब बीमार पड़ती है, उसको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, तो बहुत सारा पैसा खर्च होने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उसका इलाज करना है। और हाइंज के पास उस समय वर्तमान में 2 लाख रुपए हैं और कोई बड़ी डिसीज उसको हो गई है। अब होता क्या है कि हाइंज अपनी वाइफ को अस्पताल लेके जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये डिजीज बड़ी है, खर्चा थोड़ा ज्यादा आ सकता है। तो हाइंज को कुछ मेडिसिन दी। या मैं ये कहूं कि जब वो मेडिसिन का पर्चा लेके किसी केमिस्ट वाले के पास जाता है और वो दवा अभी हाल मार्केट में डिस्कवर की गई है, अभी हाल मार्केट में दवा डिस्कवर की गई है और मेडिकल स्टोर वाले को ये पता चल जाए कि ये दवा इसको बहुत ज्यादा जरूरी है और देना ही पड़ेगा। अब वो मेडिकल स्टोर वाला इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करेगा कि मैं तुम्हें दवा महंगा दूंगा। अब वो 2 लाख से 4 लाख की बोलने लगा। अब ऐसे में जब उसके सारे भ्रम उसके सामने भ्रम होने लगे, भ्रम यानी कि डिलेमा, यानी कि एक धर्म संकट हो गया उसके सामने कि मैं करूं तो क्या करूं। जैसे दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी समस्याएं आती हैं कि आप नैतिकता को किस कसौटी पर देखोगे। अगर कोई चीज सही है या गलत है तो उसका आधार लॉजिक होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, एक मैं बात करूं कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है, अगर कोई पर्व है तो उस पर्व में उसको दोनों धर्मों की भावनाओं का ध्यान रखना है, उनकी नैतिकता का ध्यान में रखना है। दोनों ही एक ही दिन, दोनों हमने देखा कि एक त्योहार का कस्टम जो है, उनको अपनी माता जो होती हैं दुर्गा माँ का विसर्जन करना है और एक साइड ताजियों का भी विसर्जन करना है। तो डीएम साहब की एक जिम्मेदारी है कि नैतिकता को ध्यान में रखना है। कुछ भी चीज जो है दिमाग थिंक के आधार पे सही गलत नहीं होना चाहिए, कुछ गलत ना होना चाहिए। दूसरा आप समझ सकते हो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक प्रदर्शनी का मैदान है, बच्चे खेलने गए हैं और होता क्या है, वहां पे भगदड़ मची और भगदड़ में किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। अब भगदड़ मची, वहां पे हजारों की संख्या में लोग हैं और वहां पर एक झूला है। अब झूले पे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब भैया झूले पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बचाया जाए या भगदड़ को मचाया जाए। तो इस समय
जो धर्म संकट डिलेमा जो पैदा होगा, तो उस समय कैसे हम लोग को रीजनिंग के आधार पर नैतिकताओं का समाधान करना है, वही कोहलबर्ग साहब बताना चाह रहे हैं कि जो हाइंज नामक व्यक्ति है, अब उसके पास कोई विकल्प क्या क्या हो सकता है कि वो अपने दोस्त से पैसा मांगे दवाई के लिए क्योंकि उपचार के लिए धनराशि ज़्यादा खर्च हो रही है, या वो केमिस्ट वाले के पास जाए रात में अंधेरे में, शटर खोले और वो चुरा लाए, तो ये भी गलत हो सकता है। या वो जाए और उसको किसी हथियार के दम पर उसको डरा धमका के ले आए, या उसके पास ये हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाए या कार्यालय जाए, बिल्कुल बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करें। इसी से संबंधित इनका सिद्धांत है। बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं अगर हम बनाएं, क्योंकि ये एथिक्स से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, नीति शास्त्र से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। इतनी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोहलबर्ग जो हैं, उन्होंने अपने नैतिकता के सिद्धांत में 3 लेवल की बात करी। कितने लेवल? 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात करी। पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा, कोहलबर्ग ने अपने नैतिकता के सिद्धांत में कितने लेवल? 3 लेवल की बात करी और 6 अवस्थाओं की बात करी। अब हम इसका पिरामिड बनाएंगे, उसको ध्यान से नोट करेंगे आप लोग। एग्जाम में आता है बच्चा लोग, इसको बना लीजिएगा। देखिए, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बा, 6 डब्बा। ठीक है। अब देखिएगा, पहले वाले का स्टेज 1, दूसरे वाले का स्टेज 2, तीसरा डब्बा स्टेज 3, चौथा स्टेज 4, पांचवा स्टेज 5 और छठा स्टेज 6। ठीक है, इतनी बात हो गई। और हमने बोला कितना लेवल, कितने? 3, और स्टेजेस कितनी है? 6। यानी कि हर लेवल में 2 अवस्थाएं होंगी, यानी कि S1 S2 लेवल 1, S3 S4 लेवल 2, S5 S6 आपका लेवल 3। इतनी बात हो गई। अब देखिएगा, जो लेवल 1 है, जो 2 अवस्थाओं से मिलकर बना है, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था या पूर्व परंपरागत अवस्था। पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसका समय 3 से 7 हम मान सकते हैं। 2 डब्बे। अब देखिएगा, जो ये 2 ऊपर के 2 डब्बे हैं, जो S3 S4 है या लेवल L2 है, इसको बोला जाता है नैतिक अवस्था, या इसको हम लोग बोलते हैं परंपरागत अवस्था या कन्वेंशनल स्टेज या मोरल स्टेज। 7 से 13। और जो लास्ट के 2 हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग उत्तर या पश्चिम। उत्तर या पश्चिम नैतिक अवस्था। नैतिक अवस्था। और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसका समय है ग्रेटर देन 13। तो ध्यान रखिए, मैंने बोला कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में 3 लेवल बताए और 6 अवस्थाएं बताई, और 2 अवस्थाओं S1 S2 से मिलकर लेवल 1 बनता है, S3 S4 से बनकर लेवल L2 बनता है, S5 S6 से मिलकर लेवल 3 बनता है। और जहां पर लेवल 1 है, उसको पूर्व नैतिक अवस्था के नाम से जानते हैं, या पूर्व परंपरागत के नाम से जानते हैं, या प्री कन्वेंशनल अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसका समय 307 है। दूसरी अवस्था जो है L2 में आपकी, जिसे बोलते हैं नैतिक अवस्था या परंपरागत अवस्था या कन्वेंशनल अवस्था, जो आपकी 7 से 13 है। और लास्ट आप देख रहे हो उत्तर या पश्चिम नैतिक अवस्था। अब इन डब्बों में मैं भरता हूं आज्ञा पालन या दंड। ठीक है। और दूसरा है व्यक्तिगत रिवार्ड या जैसे को तैसा। शुद्ध लिख दिया भैया मैंने। जैसे को तैसा को बोलते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज। जैसे आपने देखा होगा, प्राचीन काल में जब कॉइन्स नहीं चलते थे, तब भी व्यापार होता था। वो बोलते थे तुम मुझे चावल दे दो, मैं तुम्हें शक्कर दे दूंगा। इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय या म्यूचुअल एक्सचेंज। तुम मुझे ये दे देना, रबड़ दे देना, मैं तुम्हें कटर दे दूंगा। तुम मुझे पराठा दे देना, मैं तुम्हें मैगी दूंगा। यही तो बात बोली गई है क्वेश्चन में। तुम मेरा ये काम कर देना, मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा। यानी कि पूरी की पूरी दुनिया बच्चे की दुनिया है। उसका काम होना चाहिए, उसका रिवार्ड पूरा होना चाहिए। तुमने मेरा काम ये कर दिया, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। यानी कि व्यक्तिगत रिवार्ड किससे संबंधित है? आपका S2 और लेवल 1। जबकि
S1 में तो आज्ञा पालन करेगा, शिशु छोटा है यार, बहुत छोटा है। आज्ञा पालन, अगर वो कुछ गलत करेगा तो हम उसको दंड की बात करेंगे। वो आज्ञा पालक है और दंड की भांति व्यवहार करेगा। कुछ गलत करेगा तो दंड मिलेगा, अच्छा करोगे तो चॉकलेट मिलेगी। तो पहले में आज्ञा पालन दंड है, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है तुम मेरा ये काम कर देना, वो S2 में ही है, वो व्यक्तिगत रिवार्ड है। सारी की सारी दुनिया को ये लगे कि मेरा काम पूरा हो जाए, ठीक है। इसी को म्यूचुअल एक्शन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। तुम मेरा ये काम कर देना तो मेरा ये रिवॉर्ड पूरा हो जाएगा, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। इसी को बोलते हैं व्यक्तिगत रिवॉर्ड, इसी को बोलते हैं जैसे को तैसा, इसी को बोलते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज। ये भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, जो सहायता वाला जो हम लोग ने क्वेश्चन जो हम लोग ने ले रखा था, वहां पर पहला वाला लगाना है हम लोग को। आज्ञा पालन को तो आप काट दीजिए, ठीक है। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूर्व नैतिक अवस्था से है, पूर्व परंपरागत अवस्था से है, लेकिन स्टेज 2 से संबंधित है, ठीक है। अब तीसरे पे आते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल। अब मन में आ रहा होगा कि ये गुड बॉय गुड गर्ल क्या है। भैया तुम अच्छा काम करोगे, स्कूल में होमवर्क करोगे तो मम्मी पापा तुम्हें शाबाशी देंगे ना। तो ये उसी तरीके से है कि बालक अपने आप को समाज में बेहतर बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको शाबाश मिलेगा, तारीफ मिलेगा। हर किसी की आदत होती है। तो ये बताओ, कहीं से जब ये ऑप्शन प्रश्न में था तो वो ऐसी बात शो कर रहा था, मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगा, तुम मेरा वे काम कर दूंगा। तभी तो वहां पर हमने इस वाले को, गुड बॉय गुड वाले को क्रॉस लगा दिया था कि ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? लेवल L2 से संबंधित है, और स्टेज आपकी S3 है। और समय अपन ने बोला 7 से 13 वर्ष, और इसी को बोलते हैं हम लोग नैतिक अवस्था या परंपरागत अवस्था, क्योंकि हम जानते हैं नैतिकता जो होती है बच्चों में तर्क के आधार पर धीरे धीरे विकसित होने लगती है। 7 वर्ष के बाद पूरी तरीके से विकसित होगी किशोर अवस्था में, एक्सट्रीम जब विकसित हो जाएगी तो वो सही गलत में कुछ गलत दिखेगा तो विद्रोह भी करता नजर आएगा, वो किशोर अवस्था में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर है आपके नियम कानून। अब एक बात बताओ, आप जिस समाज में रह रहे हो, सोसाइटी में रह रहे हो, उनके अपने नियम है समुदाय के। अरे पुलिस के, हाई कोर्ट के लॉ एंड ऑर्डर होते हैं ना। यहां तक कि पूरे हमारी कंट्री के समाज को चलाने के लिए नियम कानून व्यवस्था, यहाँ तक कि आप रोड पर जाते हो तो ट्रैफिक लाइट लगी रहती है। तो जितने भी नियम हैं, जितने भी कानून हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो समाज को व्यवस्थित करते हैं, वो है आपका स्टेज 4 और लेवल 2। तो ये भी आपका नहीं है आंसर। और एक बात बताओ, ये नियम कानून बनाए क्यों गए? ये नहीं होते तो क्या होता? तो भैया ये नहीं होते तो पुलिस नहीं होती, पुलिस नहीं होता तो मजिस्ट्रेट नहीं होता, तो लोग किसी के घर में भी चोरी कर देते, अराजकता फैल जाती। इसीलिए तो स्टेट की भूमिका होना भी जरूरी है। स्टेट यानी कि एक अथॉरिटी जो नियम कानून को लागू करने की शक्ति रखता हो। अब आप जा रहे हो रोड पे, वहां पे रेड लाइट लग गई, रेड लाइट जल गई, तो आप रुकोगे, वहां पे नियम कानून को मानोगे। उसी से संबंधित है आपका S4 या L2, जो आपका सेकेंड लेवल 2 से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला मैंने भरा व्यक्तिगत विरोध या सामाजिक विरोध। अब एक बात बताओ, आपने निर्भया केस की, रेप केस की घटना याद है? लोग क्या थे? बहुत ज्यादा नाराज थे, सड़क पे उतरे थे। एक समाज में आपने विरोध देखा था। क्यों हो रहा था विरोध? क्योंकि उस समय संसद के द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं था कि उन लोगों को सजा दे पाए, या ऐसा कोई कानून नहीं था जो पर्याप्त उनको सजा दे पा रहा था। या ये बोले कि इस तरह की घटना को देखते हुए लोग सड़क पर उतर आए थे। एक विरोध देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि किसी के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हुआ था, फंडामेंटल राइट का हनन हुआ था। उसको देख के लोग सड़क पे उतरे और समाज में विरोध होना चालू हुआ। जैसा वर्तमान में आप देख रहे होगा, किसान जो आपके पंजाब हरियाणा में, अब तो उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हो, राजस्थान में भी देख सकते हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ नियम कानून जो बने हुए हैं उनके फेवर में नहीं जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, इसलिए विरोध देखने को मिल रहा है। नियम कानून के लिए तो ये है,
लेकिन जो विरोध हो रहा है वो उसका लास्ट वाला है, जो व्यक्तिगत विरोध या सामाजिक विरोध, जो निर्भया केस की भी घटना बोल सकते हैं, किसानों से भी जोड़ सकते हैं। ये सारा का सारा हो क्यों रहा है? क्योंकि उन्हें नियम नहीं डाइजेस्ट हो पा रहे हैं, इसलिए इस तरीके के विरोध देखने को मिल रहे हैं समाज में। व्यक्तिगत विरोध, किसी का हनन हुआ है राइट का, ठीक है, तो ये है लेवल L3, ठीक है, लेवल है L3 और स्टेज है आपकी S5। इतनी बात हो गई। ये सारे के सारे एग्जाम्पल देखिए, इसीलिए वहां पर हमने पहला वाला ऑप्शन लगाया था जो क्वेश्चन हम लोग करे थे, क्योंकि ये ऑप्शन आपकी फिट ही नहीं हो रहे थे वहां पर, इसीलिए हमने सहायक अभिमुखीकरण, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन को सही लगाया था। क्योंकि दंड आज्ञा पालन हो ही नहीं सकता, वो तो स्टार्टिंग में है आपका, वो तो सिर्फ बच्चे को दंड आज्ञा पालन तो इस तरीके से हो गया, तो उसने गलत किया तो तुम्हें दंड मिलेगा, अच्छा करोगे तो चॉकलेट मिलेगी। व्यक्तिगत रिवॉर्ड जैसी व्यक्तिगत रिवॉर्ड ही जो था वो आपको मैंने बताया था, जो सहायक वाले में हम लोग को नजर में आ रहा था, क्योंकि असिस्टेंट दिख रही थी, मेरी असिस्टेंट पूरी कर दो मैं तुम्हारी कर दूंगा, मेरा रिवॉर्ड पूरा हो गया मैं तुम्हें बदले में ये दे दूंगा, टिट फॉर टेट, यही था आपका वहां पे आंसर। अब लास्ट है आपका सार्वभौमिक नैतिकता या मानवता, या पटेल या नेहरू या अंबेडकर या आपका अन्ना हजारे। भाई आपने देखा होगा कि 2010 में अन्ना हजारे जी बैठ गए थे। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन या ऐसे एनजीओ कार्यकर्ता जिनको अपने जान की परवाह नहीं होती, उन्हें लगता है कि समाज में जो कुछ बन रहा है कानून वो सही नहीं है, तो उन सब चीजों को वो विरोध के माध्यम से, अनशन के माध्यम से या सत्याग्रह के माध्यम से, गांधी जी के माध्यम से लोगों की भलाई के लिए खुद की जान को हथेली पर रखते हुए मानवता के लिए आगे आते हैं। ऐसी अवस्था थी आपकी स्टेज 6 है और L3 लेवल 3 है। यानी कि सार्वभौमिक नैतिकता जो मानवता से जुड़ी हुई है, एक ऐसी अवस्था है जहां पर व्यक्तिगत हित की बात नहीं की जाती है और इंसान, ऐसे लोग जो महान हैं, दूसरों के लिए आगे आते हैं, खुद की जान को रखते हुए, आप खुद की जान को सबके उसमें हथेली पर रखते हुए, उनको अपनी जान का भय नहीं होता, वो दूसरों के लिए कार्य करना चाहते हैं, मानवता से जुड़े हुए काम करते हैं। अन्ना हजारे भी ऐसी आपको समझ सकते हो। तो इस टाइप का था आपका ये पटेल, नेहरू, अंबेडकर, गांधी, ये सारे के सारे इस तरीके पे, इस स्टेज पे पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती, बहुत कम ही लोग इस स्टेज पर पहुंच पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आपके सामने कोहल वर्ग से संबंधित एक्सप्लेनेशन था, व्याख्या थी, जो कम समय में हमने आपके सामने जानने की, प्रस्तुत करने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करते रहिए। जल्दी हम लोग और बेहतर तरीके से आपके सामने आएंगे। जीएसजी के चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्यावरण अध्ययन और करंट अफेयर के साथ साथ एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट आपके सामने बहुत जल्दी कोशिश करेंगे प्रस्तुत करें। आप चैनल को प्यार बनाइए, प्यार देते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र, आपके अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र जीएस एकेडमी के माध्यम से आप लोगों के सामने हूँ। जल्दी आप लोगों के सामने और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू। ओके, बाय, धन्यवाद।